नमस्कार, टीटी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है और यह चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके वरिष्ठ आदिवासी नेता चिंपई सोरेन का दर्द छलक रहा है। तो सवाल यह है कि क्या हेमंत सोरेन की पार्टी इतनी बड़ी परिवारवादी पार्टी हो गई है कि उसमें एक वरिष्ठ आदिवासी नेता का सम्मान नहीं है। इसके बाद आज की खास चर्चा होगी कि कोलकाता रेप मर्डर का जो मामला है उसमें क्या कुछ अपडेट है इस समय का, और यह भी कि इस रेप मर्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार जो है वो वहां पर कोलकाता पुलिस के जरिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कुछ डॉक्टरों पर ही उल्टा कार्रवाई कर रही है। और विपक्ष के नेताओं का तो कहना ही क्या, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करके बचाव कर रहे हैं ममता बनर्जी का, या तो प्रत्यक्ष तौर पर या परोक्ष तौर पर। तो इस पर आज बड़ी चर्चा होगी, इस पर खास चर्चा होगी अपने खास मेहमानों के साथ। और इसके बाद हम बात करेंगे कि गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए पर जो कार्यक्रम हुआ उसमें कुछ बड़ी बातें कही हैं सीएए को लेकर, और खास तौर पर इसकी जरूरत और प्रासंगिकता और ज्यादा कैसे बढ़ गई है, इस पर बड़ी बातें कही हैं। और इसके बाद आज बात करेंगे कि कर्नाटक में जो मैसूरू जमीन आवंटन घोटाला, बूडा घोटाला है, उसमें सिद्धारमैया फंसते जा रहे हैं। तो अब हाई कोर्ट का रुख किया है क्योंकि राज्यपाल ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी। तो इस पर भी होगी बात, होंगे तमाम सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। कोलकाता कांड के खिलाफ देश भर में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी। आक्रोशित जूनियर डॉक्टरों का दिल्ली में भी स्वास्थ्य मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन। लोगों को सड़क पर मुफ्त ओपीडी सुविधा। महिला सुरक्षा पर घिरती जा रही है ममता बनर्जी की सरकार। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने राज्य में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार पर जताई चिंता। सीबीआई ने तेज की महिला डॉक्टर रेप और मर्डर मामले की जांच। झारखंड में चिंपई सोरेन ने हेमंत सोरेन के ऊपर लगाए अपमानित करने का आरोप। चिंपई सोरेन का समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की खबरें तेज। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बूडा जमीन आवंटन घोटाला मामले में राज्यपाल के आदेश के खिलाफ किया कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख। राज्यपाल ने सीएम के खिलाफ मुकदमा चलाने की दी थी अनुमति। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की पीएसयू बैंकों के साथ बड़ी बैठक। बेहतर संचालन और डिपॉजिट में तेजी लाने जैसे मुद्दों पर हो सकता है मंथन। साइबर सुरक्षा और वित्तीय समावेशन पर भी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों के साथ मनाया रक्षाबंधन। बच्चों ने पीएम की कलाई पर बांधी राखियां। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति सहित गणमान्य हस्तियों ने भी रक्षाबंधन पर देशवासियों को दी बधाई। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की दिल्ली में अपने नेपाली समकक्ष से मुलाकात। आरजू राणा देउबा से वार्ता में अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा। भारत नेपाल सहयोग बढ़ाने पर जोर। तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज की सबसे पहली खबर हम झारखंड की राजनीति में आई हलचल से ले रहे हैं कि झारखंड में चिंपई सोरेन ने हेमंत सोरेन के ऊपर अपमानित करने का आरोप लगाया है। और चिंपई सोरेन का समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की खबरें तेज हो गई हैं। हालांकि अभी तक वो शामिल हुए नहीं हैं, लेकिन खबरें तेज हैं। और चिंपई सोरेन ने अपने अपमान के बारे में और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा उन्हें जिस तरह से अपमानित किया गया उसको उन्होंने अब जो है स्पष्ट करना शुरू कर दिया है।
चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के संस्थापक नेता रहे हैं और शिबू सोरेन के करीबी सहयोगी रहे हैं। झारखंड के कोल्हान क्षेत्र में वो एक बड़े नेता हैं और उन्होंने गरीब श्रमिकों और आदिवासियों के लिए संघर्ष और लड़ाई के माध्यम से अपनी पहचान बनाई है। ऐसे में चंपई सोरेन का दर्द आदिवासी हितों के लिए भारत की एकमात्र पार्टी होने का हेमंत सोरेन के दावों का असली चेहरा भी उजागर करता है। साथ ही एक बड़ी बात यह भी है कि अगर हेमंत सोरेन को वास्तव में आदिवासियों की चिंता होती तो वो फिर बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के वोट बैंक को मजबूत करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में घुसपैठियों को आदिवासियों की जमीन पर कब्जा करने और उनके अधिकारों को इतनी बेशर्मी से कुचलने नहीं देते, तो कई गंभीर सवाल हैं। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भाजपा में शामिल होने की अटकलों के बीच कहा कि अभी उनके पास सभी विकल्प खुले हुए हैं। अपना निजी काम के लिए हम आए हैं, हमारा बच्ची रहता है उससे देखने के लिए आए हैं। और वहीं झारखंड में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो ने चंपई सोरेन के भाजपा में शामिल होने की अटकलों को सिर्फ अफवाह करार दिया। वे निजी काम से आए हैं और अपनी लड़की से मिलने के लिए आए हैं। जो नया मंत्रिमंडल बना हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, उन्होंने शपथ ग्रहण किया और शपथ ग्रहण करने के बाद बखूबी पूरे राज्य में अपना काम कर रहे हैं, इसलिए नाराजगी का कोई सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है। तो वहीं भाजपा के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में जो हो रहा है यह उनका अपना मामला है और इसका बीजेपी से कोई सीधा संबंध नहीं है। जिस प्रकार से आंदोलनकारी रहा, झारखंड के लिए लोग आंदोलन किए, राज्य बना, मुख्यमंत्री भी बने थोड़े दिन के लिए, और फिर मुख्यमंत्री पद से जिस प्रकार से उनको हटाया गया, तो स्वाभाविक है कि कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति रहेंगे तो उनके अंदर में दर्द होगा ही, और दर्द होता है तो फिर वो किसी न किसी दिन फूटता ही है। और रांची से हमारे संवाददाता दिवाकर कुमार हमारे साथ इस बड़ी खबर झारखंड की राजनीति में जो हलचल आ रही है इसको लेकर जुड़ चुके हैं। दिवाकर, सबसे पहली बात हमने देखी, अभी चंपई सोरेन की भी बात सुनवाई, कांग्रेस की भी बात सुनवाई, बीजेपी की भी बात सुनवाई। अब जरा आपके जरिए हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि हेमंत सोरेन की तरफ से या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से इस मामले पर कुछ कहा गया है चंपई सोरेन की नाराजगी पर और उनके आरोप पर? देखिए, निश्चित तौर पर अभी लालचंद कुछ साफ तौर पर नहीं कहा गया जेएमएम की ओर से, लेकिन कल एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री और कार्यकारी अध्यक्ष जेएमएम के हेमंत सोरेन ने एक तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा कि वो भारतीय जनता पार्टी उनकी सरकार को अस्थिर करने का आरोप उन्होंने लगाया, और ये आरोप एक तरीके से पिछले 5 वर्षों से लगता आ रहा है भारतीय जनता पार्टी पे। लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आराम से झारखंड मुक्ति मोर्चा की यहाँ सरकार चल रही है। हेमंत सोरेन जेल भी गए, लेकिन उस दौरान भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई भी सत्ता परिवर्तन की कोशिश नहीं की गई, और उसी दौर में चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री यहाँ पर बनाया जाता है। लेकिन जैसे ही चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जाता है और हेमंत सोरेन जेल से रिहा होते हैं, तो उनके जितने भी सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं चंपई सोरेन का, वो सारे सार्वजनिक कार्यक्रम उनके कैंसिल कर दिए जाते हैं। इवन कई जो सरकारी कार्यक्रम थे, नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम, वो तमाम कार्यक्रम जो है वो रद्द कर दिए जाते हैं, और उसके बाद उनको एक तरीके से मैसेज दिया जाता है कि आप विधायक दल की बैठक में आएंगे और फिर अपनी बात आप रखेंगे, फिलहाल आप कोई सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं जा सकते। तो आप समझ सकते हैं कि एक मुख्यमंत्री रहते हुए किसी व्यक्ति को अगर पार्टी ये निर्देश दे कि आप किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं देंगे, तो निश्चित तौर पर उनको दिल पे चोट पहुंचेगी, और वो जो गुब्बार है वो अब कहीं ना कहीं चंपई सोरेन के दिल से निकल रहा है। और कल जब वो दिल्ली पहुंचे और उसके बाद जब उन्होंने ट्वीट किया है, तो सारे प्रसंगित को उन्होंने एक के बाद एक उसमें उन्होंने उसका विवरण दिया कि किस तरीके से जो है उनके मान और सम्मान को ठेस पहुंचा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा को बनाने में उन्होंने खून और पसीना बहाया है। तो तमाम इस तरह की चीजें हैं जिसका उन्होंने जिक्र किया। तो निश्चित तौर पर जो व्यक्ति अगर पार्टी को खड़ा करने में लगातार अपना योगदान देता रहा हो और उसके बाद उसमें लगा रहा हो, और कोल्हान के इसी दम पर उन्हें कोल्हान का टाइगर भी कहा जाता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का अगर कोल्हान में कोई जमीन मजबूत करने वाले हैं तो वो चंपई सोरेन है। तो वो जो टाइगर है वो पिछले कुछ समय से लगातार नाराज
चल रहे थे। और जब हेमंत सोरेन दोबारा जब यहाँ पर उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तो उसके बाद जो स्थिति बनी थी, तो उनको एक मंत्री पद का ऑफर दिया गया और मंत्री बनाया गया। तो लगातार जब वो मीडिया से भी रूबरू हो रहे थे, तो वो जो उनका दर्द था खुलकर नहीं छलकता था, लेकिन बातचीत में ये साफ तौर पर उभरता था कि उनके मन में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर टिस है कि उन्हें अच्छा काम करने के बावजूद एक तरीके से सजा दिया गया और उन्हें कुर्सी से उतार दिया गया। तो ये एक आदिवासियों के लिए सम्मान भी नहीं है। जी, यहां पर एक सवाल सभी के मन में है कि देखिए, चंपई सोरेन हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें या फिर फिलहाल ना भी करें, लेकिन ये सवाल कि चंपई सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर कितने विधायकों, कितने नेताओं का समर्थन आपको लग रहा है कि मिल सकता है इस मामले पर, अगर वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से अलग होने का फैसला फाइनली अंतिम रूप से कर लेते हैं? तो देखिए लालचंद, एक चीज एकदम साफ है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो टाइगर के नाम से मशहूर है चंपई सोरेन, वो कद्दावर नेता माने जाते हैं। और शिबू सोरेन के साथ उनकी जो कहते हैं ना कि कदम ताल करते हुए उन्होंने पार्टी को खड़ा किया है, और शिबू सोरेन का बहुत बड़ा योगदान है, उसी तरीके से चंपई सोरेन का। तो जो पुराने नेता है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से एसोसिएटेड है चंपई सोरेन के साथ। और झारखंड मुक्ति मोर्चा में इस बार भी जो चुनाव, लोकसभा के चुनाव हुए थे, उसमें करीब पुरानी नेताओं को आगे लाया गया था, क्योंकि लगातार हेमंत सोरेन की जो कार्यशैली रही है वो एक तरीके से जो परिवारवाद है उसको बढ़ावा दे रहा था। तो उससे पार्टी के जो कद्दावर नेता थे, जिन्होंने अपनी खून पसीने से पार्टी को खड़ा किया था, वो कहीं ना कहीं नाराज चल रहे थे। और अभी जब ये चीजें निकल कर आई था, आपको याद होगा कि संथाल के एक विधायक थे लोविन हेम्ब्रम, वो लगातार खुलकर मुख्यमंत्री की जो नीति थी उसके खिलाफ खुलकर बोलते थे। तो अभी हाल ही में उनकी विधायकी को रद्द किया गया है। उसी तरीके से चबरा लिंडा, उन्होंने एक तरीके से जेएमएम से विरोध करके लोकसभा का चुनाव लड़ा था। तो ऐसे कई नाम है अभी जो खुलकर सामने नहीं आ रहे, लेकिन अभी फिलहाल 4-5 नेता जो पार्टी के हैं, बड़े नेता हैं, और अपने इलाके में वो खास वोट बैंक पर उनकी नजर भी रहती है, और अपने इलाके में उनकी खास अहमियत भी है और पहुंच भी है। ऐसे कम से कम 5 से 6 नेता तो निश्चित तौर पर है जो खुलकर एक तरीके से चंपई सोरेन के साथ खड़े हो गए। तो निश्चित तौर पर ये कारवा जो है, अगर वो किसी पार्टी में जाते हैं या कोई अपनी नई पार्टी बनाते हैं, तो निश्चित तौर पर ये कारवा धीरे धीरे बढ़ेगा और चंपई सोरेन का कुनबा हो सकता है बड़ा होगा यहाँ पर। जी एक सवाल जो कि उठ रहा है दिवाकर इस बीच, कि जिस तरह से कि हेमंत सोरेन दावा करते हैं कि उनकी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी है वो आदिवासियों की एकमात्र पार्टी है, लेकिन जरा देखिए कि एकदम से एक गरीब परिवेश के वरिष्ठ आदिवासी नेता अगर अपने इस तरह के अपमान का आरोप लगाते हैं, तो ये बात तो बिल्कुल उठेगी कि फिर वो पार्टी आदिवासियों की है या फिर एक परिवार की पार्टी है, जहां पर इस तरह का अपमान एक पूर्व मुख्यमंत्री का, एक वरिष्ठ आदिवासी नेता का हो रहा है, अगर उनके दावों को सही माना जाए, चंपई सोरेन के दावे को। देखिए, निश्चित तौर पर चंपई सोरेन, लालचंद, लगातार इस तरह की चीजें, आपने भी राजनीति को बहुत दिनों से देखा है, सुना है, और झारखंड की राजनीति को आप जानते भी है। मैं भी जितना झारखंड की राजनीति को जानता हूं, चंपई सोरेन कभी भी बहुत खुलकर नहीं बोलते हैं। तो निश्चित तौर पर ये उनके मन में, उनके दिल में इस बात का टिस रहा है, और उसके जरिए उन्होंने खुलकर अब बोला है। और लगातार इस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा पर यह आरोप लग रहा है पिछले कुछ वर्षों से कि ये पार्टी पूरी तरीके से एक परिवार पर सिमट कर रह गई है, और दूसरे लोग, चाहे वो जितने भी कद्दावर नेता हो, ये जो आप कह सकते हैं संथाल में उस तरह की झलक देखने को मिल रही है, कोल्हान में ये देखने को झलक मिल रही है। तो लगातार जो कुछ इलाके, चाहे छोटा नागपुर का इलाका हो, इन तमाम जगहों पर एक तरीके से जो झारखंड मुक्ति मोर्चा में जो परिवार के खिलाफ जो बिगुल था, वो खुलकर सामने आता रहा है। जैसे कि उस दौर में जब हेमंत सोरेन जेल गए, तो लगातार ये चर्चाएं मार्केट में हुई कि उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। बाद में हालांकि उनको विधायक बनाया गया। तो ये तमाम जो तरह की चीजें हैं, उससे एक तरीके से साफ तौर पर ये लगता है कि कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो परिवारवाद तक संकुचित हो गई है। और लगातार, जैसा कि लालचंद आप शुरू में भी ग्राफिक्स के जरिए बता रहे थे कि किस तरीके से लगातार जो आदिवासियों में जो एक संथाल का जो इलाका है, वहां पर बांग्लादेशी घुसपैठियों का आरोप लग रहा है कि झारखंड में किस तरीके से पिछले 5 वर्षों में इनकी संख्या लगातार बढ़ी है, और आदिवासी जो महिला है उनके साथ उनकी शादी हो रही है। और उसके बाद यहाँ पर जो धर्म परिवर्तन का मामला है वो भी लगातार संज्ञान में है। हाईकोर्ट ने भी इस मामले में कुछ टिप्पणी की है, और जो सरकारी अधिकारी है उनको बकायदा ये रिपोर्ट देने को कहा गया है। तो लगातार जो कह सकते हैं वोट बैंक की राजनीति, और जो हम कह रहे हैं कि आदिवासी का हितैषी होने की बात जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके का जो घटनाक्रम डेवलप हुआ है, उससे निश्चित तौर पर इस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल। और ऐसा लगता है कि चंपई सोरेन शायद भारतीय जनता पार्टी में आए या ना आए,
भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर आने वाले चुनाव के लिए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है, लगता है इस तरह के कि इस चीज़ को ज़रूर भारतीय जनता पार्टी उठाएगी और बांग्लादेशी और रोहिंग्या वाला मुद्दा तो उठाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका दिवाकर इस खबर पर जुड़ने के लिए। अभी वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे आज की खास चर्चा कि कोलकाता रेप मर्डर के मामले में क्या कुछ हो रहा है, क्या अपडेट है और किस तरह से ममता बनर्जी की पुलिस, पश्चिम बंगाल पुलिस उल्टे प्रदर्शनकारी डॉक्टरों में से कुछ पर कार्रवाई कर रही है, बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई कर रही है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पर सुनवाई करने का फैसला किया है, लेकिन विपक्ष के नेता चुप हैं, तो इस पर करेंगे खास चर्चा। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत है ब्रेक के बाद। DD न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त। अब बारी आ गई आज की खास चर्चा की और आज की खास चर्चा हम करने वाले हैं कि कोलकाता में जो रेप और मर्डर का मामला है उसमें किस तरह से ममता बनर्जी सरकार पर लगातार सवाल उठते जा रहे हैं। तो कोलकाता में RG कार अस्पताल में हुए महिला रेजिडेंट डॉक्टर के रेप और मर्डर के बाद से पश्चिम बंगाल उबाल पर है। मामले को कवर करने, वश में करने, डराने धमकाने और हास्यास्पद साजिश के सिद्धांतों के सभी प्रयासों के बावजूद ममता बनर्जी RG कार अस्पताल में सबसे क्रूर अपराध के खिलाफ गुस्से को नियंत्रित करने में विफल रही हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस जघन्य अपराध का स्वतः संज्ञान लिया गया है। ऐसे में CM ममता बनर्जी द्वारा बीजेपी या फिर वाम, जो राम और वाम का नाम लिया था, यह आरोप लगाने से काम नहीं चलने वाला है। और इन सब के बीच अब विपक्षी इंडी गठबंधन के जो घटक दल हैं, साझेदार हैं, उनके रवैये पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। ये विपक्षी नेता बस न्याय तक मांग रहे हैं, वहीं तक सीमित रहे हैं, लेकिन जिन्हें दोषी ठहराया जाना चाहिए, ममता बनर्जी सरकार पर सवाल उठाना चाहिए, उन्हें दोष ना देने की वजह से इनके ऊपर भी गंभीर सवाल उठना स्वाभाविक ही है। अखिलेश यादव जैसे नेता तो ममता बनर्जी को बचाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर रहे हैं। इस बीच मृतका डॉक्टर के माता पिता ने ममता सरकार के सफेद झूठ को उजागर करने में अनुकरणीय साहस दिखाया है। ऐसे में उनके बेहद दर्दनाक कष्ट को न्याय के हित में बढ़ाया जाना चाहिए और चर्चा की जानी चाहिए, और इसीलिए हम ये चर्चा कर रहे हैं आज। इस बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CB आनंद बोस ने राज्य को असुरक्षित स्थान बताया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। This has been created by a government which is insensitive to this issue. You know, we take pride in the fact, yatra naryastu pujyanti, ramante tatra devata. Where women are honored, there the gods rejoice. But unfortunately, in Bengal, the government has ensured that women have no protection. That is what is reflected in the gruesome tragedy that has taken place in RG car. और इस बीच लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कोलकाता दुष्कर्म और हत्या मामले पर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार और राज्य पुलिस को कटघरे में खड़ा किया। जब आप खुद अपने ही सरकार, अपने ही प्रशासन के खिलाफ मुख्यमंत्री होने के बावजूद आप अगर सड़क पर उतरती हैं, तो क्या आप जनता को विश्वास दिला रही हैं न्याय का, या उनके भीतर एक डर का माहौल आप पैदा कर रही हैं? ये कहीं ना कहीं ममता बनर्जी जी की एक मुख्यमंत्री होने के नाते कमजोरी को दर्शाता है। और वहीं वामपंथी पार्टियां भी कोलकाता दुष्कर्म और हत्या के मामले को लेकर मुखर हैं और ममता सरकार की कार्रवाई से असंतुष्ट नजर आ रही हैं। बहुत ही बर्बरता है ये, बहुत ही इसका घोर खंडन करते हैं। इसका पूरा का पूरा जांच हो और यहाँ पर न्याय मिलनी चाहिए उन लोगों को जिनके ऊपर ये अत्याचार हुए हैं,
और ख़ास तौर पर कौन है ये अपराधी, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी पूरे मामले को लेकर नाराजगी तो जाहिर की, लेकिन ममता सरकार पर हमला नहीं बोला। रोज एक नई थ्योरी, नई अफवाह सोशल मीडिया पर उड़ाई जाती है चित्रों के साथ, और या पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो या कुछ भी हो, उसके इर्द गिर्द जिस तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, जाहिर सी बात है कि ये भ्रांतियां भारतीय जनता पार्टी को सूट करती हैं। तो सीबीआई को चाहिए कि जल्द से जल्द ऐसा एटलीस्ट कोई स्टेटमेंट आना चाहिए ताकि इस तरह की जो माहौल बिगाड़ने की प्रयास किए जा रहे हैं वो रुकें। भ्रांतियों की बात कर रहे हैं, और जैसा कि हमने बताया था कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर दिया, और कोलकाता दुष्कर्म और हत्या मामले में ममता बनर्जी के साथ वो कहीं ना कहीं खड़े दिखाई दिए। कहीं देश में बेटियों के साथ घटना हो, किसी नारी के साथ घटना हो, दुखद है, उसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए। और ममता बनर्जी जी खुद मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री हैं, आप उनसे उम्मीद नहीं करोगे कि वो तो करेंगी कार्रवाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति न करें। और आज हम इसी मामले पर खास चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन पहले सीधे आपको लिए चलते हैं कि दिल्ली में जो डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन है वो और ज्यादा मुखर होता जा रहा है। हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस समय निर्माण भवन से शायद जुड़े हैं, क्योंकि डॉक्टर वहीं पर बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके पीछे हमें कुछ डॉक्टर्स भी दिखाई पड़ रहे हैं। अमरेंद्र, डॉक्टरों का इस समय क्या कहना है? उनकी 5 प्रमुख मांगे थी, उनकी स्वास्थ्य मंत्रालय के तरफ से वार्ता भी हुई थी, उनको आश्वासन भी दिया गया था। अब उनको क्या आपत्ति है और उनका क्या कहना है कि कब उनकी तरफ से ये हड़ताल, ये विरोध प्रदर्शन खत्म किया जाएगा? क्योंकि उधर मामले की जांच सीबीआई कर रही है। जी लालचंद जी, बहुत बेहद गंभीर सवाल है, क्योंकि जिस तरह से कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या होती है उसके बाद डॉक्टरों में गुस्सा आना लाजमी है। और अब जिस तरह से डॉक्टर सड़कों पे उतरे हैं उससे कहीं ना कहीं ये मैसेज साफ होता है कि वो इस मामले में जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा, जस्टिस नहीं मिलेगा, वो लगातार अपनी मांग को प्रबल करते रहेंगे। और जिस तरह से आज का जो, अगर आप ये स्ट्राइक देखें तो इन्होंने दोबारा फिर निर्माण भवन को चुना और एक अच्छे मैसेज के साथ। उनका एक मैसेज बहुत क्लियर था कि हम निर्माण भवन पे सरकार के साथ, जिस तरह की हमारी कई राउंड की बातचीत हुई है और सरकार ने हमें पॉजिटिव एश्योरेंस भी दिया है, लेकिन एक बार फिर से हम सरकार के सामने आके अपना विरोध प्रदर्शन जारी करेंगे। और जिस तरह से जो इन्होंने कहा कि सेवा के लिए इन्होंने कोट पहना है, तो सेवा भाव से इन्होंने कहा कि हम यहाँ पर एक ओपन ओपीडी लगाएंगे, यानी कि इमरजेंसी सर्विसेज हॉस्पिटल्स और मेडिकल कॉलेज में चल रही है, और ओपन ओपीडी जो है वो यहाँ पे डॉक्टरों ने लगाई। और लेकिन जो इनकी जो वो प्रमुख मांगे हैं उसमें सबसे पहले जो है पीड़ित परिवार को न्याय मिले, मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट पे जाए और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले, इसलिए पहली मांग। और जो दूसरी मांग है कि जो सेफ्टी का एक प्रिकॉशंस है, और खासकर जो महिला सुरक्षा को लेकर और जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो महिला हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको सुरक्षा को लेकर ठोस कानून बने। और तीसरा जो सीपीए है, इनको चाहिए सीपीए, और सीपीए में भी इनकी 2 क्लॉज है। इन्होंने कहा है कि सीपीए आने तक एक ऑर्डिनेंस दे दिया जाए और ऑर्डिनेंस के माध्यम से जो है आगे इनकी सिक्योरिटी सुनिश्चित की जाए। और जब चूंकि सरकार ने इनको आश्वासन दिया है कि हम सीपीए और बाकी जो मुद्दे हैं आपके, उसके लिए हमने कमेटी बनाई है, वो कमेटी 3 महीने तक जांच करेगी, जनता के बीच में जाएगी, आपके एक्सपर्ट्स जो हैं, डॉक्टर एक्सपर्ट्स हैं, उनको भी कमेटी में रखेगी और उसके बाद पार्लियामेंट में हम इस पे बिल ला सकते हैं। तो इनका ये कहना है। एक सवाल जरा डॉक्टरों से मिले। और अमरेंद्र, एक सवाल मेरी तरफ से जरा डॉक्टरों से कीजिए कि कोलकाता, एक सवाल उनको पूछिएगा, मेरी तरफ से पूछिएगा कि कोलकाता पुलिस से जांच लेकर के सीबीआई को जांच दे दी गई है, अब वो संतुष्ट हैं इससे? हाँ, यही सवाल मैं पूछता हूँ। जिस तरह से मामला आता है और उसके बाद कोलकाता पुलिस पे जिस तरह का विश्वास नहीं था और जिस तरह के उनके स्टार्टिंग में जो सारी चीज़ें बताई गई, अब सीबीआई जांच कर रही है, आपको कहीं ना कहीं तो ट्रस्ट है सीबीआई पे? सीबीआई पे ट्रस्ट है हमारा। पुलिस ने तो पूरा इन्वेस्टिगेशन ही बिगाड़ दिया है और इसमें बहुत सारा लगता है कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग इन्वॉल्व हैं, जिसमें पुलिस ने केवल एक ही बंदे को बलि का बकरा बना के बस छोड़ दिया था। तो हमें सीबीआई पे पूरा
भरोसा है, पर हम सीबीआई से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस केस को जल्दी से जल्द खत्म करें और जो भी दोषी है, चाहे वो कितना भी पावरफुल आदमी है उसके पीछे या कोई प्रशासन का है वहाँ के, सबको जितने से सीवियर पनिशमेंट मिले। लालचंद जी देखिए, ये बड़ा मुद्दा था जो आपने कहा कि इनको विश्वास नहीं था और सीबीआई की जांच पे विश्वास है, लेकिन जो महिला सुरक्षा है और खासकर जिस तरह से बंगाल में एक महिला मुख्यमंत्री हैं और वो न सिर्फ मुख्यमंत्री हैं बल्कि लॉ एंड ऑर्डर है उनके पास और हेल्थ मिनिस्ट्री भी है, तो उनको जिस तरह से आना चाहिए, तो कहीं ना कहीं जो डॉक्टर्स हैं और जो खासकर महिलाएं उनके मन में भी आक्रोश है। मैम, जिस तरह से मामले छोटी सी प्रतिक्रिया ले लीजिए बंगाल में, जिस तरह से सीएम, तो आप मुझे उसमें आप बताएं कि आप अब क्या सोच रहे हैं? यही सोच रहे हैं कि सीएम मेल हो या फीमेल हो, वो नहीं, आप लोग जब आप डॉक्टर के पास आते हैं, जब हम पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, हम कभी मेल फीमेल नहीं देखते हैं। तो सिक्योरिटी तो हमें दोनों के लिए चाहिए, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। सीबीआई एक्ट में यही है। और फीमेल्स का आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, बट नहीं, हमें मेल और फीमेल्स के लिए एकदम इक्वल सेफ्टी चाहिए हॉस्पिटल में, तभी हम लोग सर्विस देंगे अपनी। ठीक है, चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमरेंद्र, फिलहाल शुक्रिया। और डॉक्टरों के साथ हम सब खड़े हैं, जाहिर सी बात है कि उनकी मांगें जायज हैं। फिलहाल इस समय सीधे लिए चलते हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। करती है जो पूर्व प्रिंसिपल रहे हैं मेडिकल कॉलेज के, उनकी, और दूसरी तरफ ममता बनर्जी और उनका जो आचरण है, आज पूरे देश में उसको देखकर आक्रोश है। लेट मी बिगिन बाय सेइंग, and very responsibly so, that Mamata Banerjee, who is the Chief Minister of the state of West Bengal, also holds the portfolio of the Home Ministry as well as the Health Ministry. Mamata Banerjee पश्चिम बंगाल की वो मुख्यमंत्री हैं जिनके पास गृह मंत्रालय भी है और उसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय भी है। और आज ये प्रेस वार्ता का मुख्य मकसद ये है, इंसाफ, इस्तीफा और इकबाल। इंसाफ मिलेगा जो हमारी बहन है जिसके साथ जघन्य अपराध हुआ, बलात्कार हुआ और हत्या कर दी गई, उसके परिवार को इस्तीफा देना चाहिए ममता बनर्जी को। और अभी प्रेस वार्ता में मैं आपके सामने जो बिंदु रखूंगा, ये प्रेस वार्ता हम जरूर कर रहे हैं, लेकिन आज ये जनता की आवाज है जो पश्चिम बंगाल से लेके हर प्रदेश में जो आम नागरिक है, जो महिलाएं हैं, जो डॉक्टर हैं, जो अधिवक्ता हैं, आज सब आक्रोशित भी हैं, आंदोलित भी हैं। सबसे पहले हमें ये कहते हुए कष्ट है दैट ममता बनर्जी हैज बिकम ममता द डिस्ट्रॉयर। In essence, what is she destroying? That is very important to know. By her misdeeds, she has destroyed the dignity of a woman, a doctor who was serving the society. She is a destroyer of the rule of law. The anarchist Mamata Banerjee. She is the destroyer of evidence in this heinous crime. And I repeat, destroyer of evidence. And I will state my reasons. A chief minister, through her deeds or inactions, acts of commission or omission, destroying the evidence, which is vital to ensure that the accused get the punishment they deserve. And as per the new criminal law, Bharatiya Nyaya Sanhita, death sentence, death penalty is the punishment prescribed. But why is it that Mamata the destroyer is hell-bent on destroying the evidence which is crucial for the case?
and last and most importantly, the destroyer of the constitution of our country. मैं अगर हिंदी में कहूं तो एक तरफ ममता बनर्जी है, जिनका नाम अब निर्ममता बनर्जी रखा हुआ है सबने। ये अपराधियों के साथ खड़ी हो सकती हैं, जो पूर्व में प्रिंसिपल था, जिसकी जिम्मेदारी बनती थी कि सभी बच्चों को जो डॉक्टर हैं उनकी रक्षा करे, उसके खिलाफ कार्रवाई तो दूर की बात है, उसको रिवॉर्ड करती हैं, ये उसके साथ खड़ी होती हैं। और ये नष्ट क्या करती हैं? ये नष्ट करती हैं एक महिला की अस्मिता को, नष्ट करती है ये संविधान के प्रावधानों को, जिसकी इन्होंने शपथ ली है कि मैं बचाऊंगी। नष्ट ये करती है कानून का जो राज होना चाहिए उसको, और नष्ट ये करती है जो तथ्य और साक्ष्य सबसे जरूरी है इस केस में उनको। हमारी बहन जिसके साथ ये जघन्य अपराध हुआ है, आज सभी चैनल भी दिखा रहे थे, ये कहना गलत नहीं होगा कि वो वीर थी। उसने अपनी अस्मिता को बचाने के लिए संघर्ष किया, लेकिन ममता बनर्जी का कानून का डंडा नदारद था। ममता बनर्जी दोषियों के साथ खड़ी थी, और मैंने जब कहा था इंसाफ पीड़िता मृतक परिवार को, इस्तीफा ममता बनर्जी का, और इकबाल कहा था, इकबाल वर्दी का, जिसको नष्ट करने वाली ममता द डिस्ट्रॉयर फिर से हैं। सीधा प्रसारण आप देख रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का, और इसी मुद्दे पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस था जिस पर आज हम खास चर्चा कर रहे हैं कि कोलकाता रेप और मर्डर के मामले में गंभीर सवाल उठ रहे हैं। वहां की राज्य सरकार जिस तरह से काम कर रही है, कोलकाता पुलिस जिस तरह से काम कर रही है, विपक्ष के नेताओं का जो रवैया है। आज इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ में माधवी अग्रवाल जी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत माधवी अग्रवाल जी। राजीव तिवारी जी तृणमूल कांग्रेस के नेता, बहुत बहुत स्वागत राजीव तिवारी जी आपका भी। और साथ में अनंत विजय जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस मामले पर चर्चा के लिए। अनंत सर बहुत बहुत स्वागत आपका भी इस चर्चा में। मैं सबसे पहले प्रसेनजीत दा आपके पास चलता हूं। जिस तरह से की खबरें आ रही हैं कि कोलकाता पुलिस तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नोटिस भेज रही है, कुछ डॉक्टरों को नोटिस भेज रही है, लगता है उधर जांच से छुट्टी मिली और कोलकाता पुलिस इधर लग गई। फिलहाल की बात बताओ लालचंद, ये डॉक्टर कुणाल सरकार और डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी, ये बंगाल की काफी सारे जाने माने डॉक्टर है, और जाने माने ना भी हो, ये दोनों डॉक्टर है। इन दोनों ने और एक तीसरा डॉक्टर है डॉक्टर राजाधर, इन तीनों को भेजा गया है समन कोलकाता पुलिस की तरफ से। दोष क्या है? दोष है कि इन्होंने अपने सोशल मीडिया पर न्याय की मांग किए थे जी। तो अब जो हो रहा है, फिलहाल जो हो रहा है कि देश की सबसे पुरानी मेडिकल कॉलेज कैलकाटा मेडिकल कॉलेज की गेट से हजारों संख्या में डॉक्टर, इन दोनों राजाधर अभी तक आए नहीं, लेकिन ये डॉक्टर कुणाल सरकार और डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी को साथ में लेकर हजारों डॉक्टर अभी लाल बाजार, जो कोलकाता पुलिस का हेडक्वार्टर है, उसकी तरफ कूच किए हैं। और डॉक्टर का कहना है कि जब तक डॉक्टर सरकार और डॉक्टर गोस्वामी लाल बाजार से बाहर निकाल के नहीं आते हैं, हम लोग लाल बाजार के बाहर ही धरने पे बैठे रहेंगे, इंतजार करेंगे और देखेंगे कि कोलकाता पुलिस यानी कि होम मिनिस्टर यानी कि चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी कितना दूर तक गिर सकती है। तो फिलहाल यही हालत है कोलकाता की। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास दादा।
हमारे साथ तमाम पार्टी प्रवक्ता मौजूद हैं। माधवी अग्रवाल जी भी हैं, राजीव तिवारी जी भी हैं, लेकिन पहले आज मैं अनंत विजय सर के पास चलता हूं। अनंत विजय सर, अभी हमने कांग्रेस प्रवक्ता के बाइट सुनवाए, हमने अखिलेश यादव की बात सुनवाई। अखिलेश यादव तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बचाव करते हैं, कांग्रेस प्रवक्ता कहते हैं कि देखिए ये जिस तरह से अलग अलग रिपोर्ट आती है इससे बीजेपी को मैनिपुलेट करने का मौका मिल जाता है। सवाल सिर्फ ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर ही नहीं, बल्कि सवाल उस पूरे विपक्षी गठबंधन के बड़े नेताओं पर है अनंत विजय सर, जिनके तरफ से किसी भी तरह से सवाल खड़े नहीं किए जा रहे हैं। जो दोषी हैं उन पर सवाल, कोलकाता पुलिस के ऊपर सवाल नहीं है, ममता बनर्जी की सरकार के ऊपर सवाल नहीं है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, उस प्रिंसिपल का ट्रांसफर करके और उसके बाद उनको उल्टे बड़े मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल का पोस्ट दे दिया जाता है, लेकिन इनकी तरफ से, विपक्षी गठबंधन के नेताओं की तरफ से सवाल नहीं। अनंत विजय सर, देखिए लालचंद जी, कांग्रेस पार्टी को 4 दिन लगे इस पर रिएक्ट करने में। 4 दिन बाद उनकी तरफ से पहली प्रतिक्रिया आई, लेकिन जिस प्रकार से पीड़िता के परिवार के लोग कह रहे हैं और जिस प्रकार से इस केस में लापरवाही और किसी को बचाने का षड्यंत्र दिखाई देता है, उसमें भी विपक्षी दलों के नेताओं का हीला हवाली करते हुए बयान देना कहाँ है। आजकल वो लोग जो कहा करते थे कि दुनिया की कोई शक्ति मुझे हाथरस जाने से नहीं रोक सकती है, कहाँ है वो नेत्री जो कहती थी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, कहाँ है वो सारे लोग। तो मुझे लगता है कि जैसे ही आप इस डॉक्टर बिटिया की बात करते हैं, वो बीजेपी के राज्यों में होने वाले बलात्कारों की बात करने लगते हैं, मणिपुर वगैरह का नाम लेना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि यही एक कारण है लालचंद जी कि आज तक देश में बलात्कार की घटनाओं पर अंकुश नहीं लग पाया है। चाहे अनचाहे बलात्कारियों को ये लगता है कि उनको शेल्टर मिलता है राजनीति से। आज अगर पूरा देश एक सुर में बिटिया, डॉक्टर बिटिया के साथ खड़ा होता, तो उसके साथ जो रोज रोज उसके मतलब क्या होता है, उन एक बलात्कार पर खड़े होकर राजनीति कर रही है विपक्ष। मुझे लगता है कि विपक्ष को अपनी सियासी रोटी सेकने के बजाय ममता बनर्जी के कोई भी नेता वहां नहीं गया आज तक। मुझे बड़ी हैरानी है इस बात पर कि जो लोग इस तरह के टूरिज्म किया करते थे, एक्सीडेंटल टूरिस्ट बन जाते थे, चाहे वो जेएनयू सही सवाल कर रहे हैं, बिल्कुल, चाहे कहीं भी हो, चाहे कहीं चले जाते थे। हाथरस में देखिए आप, ये हाथरस में अपने डेरेक ओब्रायन ने पूरी इंडिया गठबंधन के लोगों को लेकर गए थे, मणिपुर गए थे पूरे लोगों को लेकर, लेकिन अब उनका रुख पश्चिम बंगाल की तरफ जाने में बड़ा डर लगता है उनको। पता नहीं ये सियासत का डर है या वोट खो जाने का डर है, ये बिल्कुल। एक तरफ तो कहा दुनिया में कोई ताकत ऐसी नहीं थी जो हाथरस जाने से, अच्छी बात है, बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन सवाल यह कि कोलकाता क्यों नहीं जाना चाहिए। लेकिन राजीव तिवारी जी, मैं माधवी जी के पास आऊं उससे पहले राजीव तिवारी जी, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि कोलकाता पुलिस के ऊपर जो आरोप हैं, प्रिंसिपल को जो बचाने के ममता बनर्जी सरकार पर आरोप हैं, ममता बनर्जी जी मुख्यमंत्री, ममता बनर्जी जी गृह मंत्री, ममता बनर्जी जी स्वास्थ्य मंत्री, सब कुछ हैं, लेकिन इस बीच ये क्या हो रहा है जो प्रसेनजीत दा बता रहे थे कि कुछ डॉक्टरों को पुलिस परेशान कर रही है, बीजेपी नेताओं को समन भेज रही है, कोलकाता पुलिस अब इधर लग गई है इस काम में। अभी जो जांच जो है ये बंगाल पुलिस के अंदर नहीं है, कोलकाता पुलिस जांच नहीं कर रही है, वो तो सीबीआई कर रही है। सही बात, सीबीआई कर रही है, ठीक। और सीबीआई पर इन लोगों को भरोसा करना चाहिए। और हमारे जो बीजेपी के भाई लोग जो हैं, ये लोग जांच करवाने के लिए नहीं, अपना रोटी सेकने के लिए आए हैं कि किस तरह से जो है सरकार को बदनाम करके जांच कर, यदि करना होता तो सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट का है और इनके ऊपर भरोसा करते हैं। भरोसा इन लोगों को है नहीं, क्योंकि जांच होगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा। सरकार जो है इसमें कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है। और ममता बनर्जी जैसा नेत्री भारतवर्ष के इतिहास में आपको खोजने से भी नहीं मिलेगा। इन्होंने ऊपर से नहीं आया, इन्होंने लड़ाई लड़ करके माटी मानुष के लिए संघर्ष किया, संघर्ष करके पश्चिम बंगाल में अपना कायम किया सत्ता। और इनका एक ही वक्तव्य है कि सीबीआई के माध्यम से जो है जांच होना चाहिए
और जो दोषी पाए जाए उनको फांसी के तख्ता पर लटका दिया जाए। ठीक और है। इससे बड़ा ममता बनर्जी और क्या बोल सकती है? नहीं, वो उस मामले की जांच तो सीबीआई कर रही है, लेकिन आरोप यह है कि इधर आपने कोलकाता पुलिस को लगा दिया इनके पीछे। नहीं, ये सब गलत चीज है। कलकत्ता पुलिस अपना काम कर रही है, सीबीआई अपना काम कर रही है। सीबीआई को काम करने, सीबीआई के काम में माधवी जी के पास दखल नहीं ले रही है। ठीक है, माधवी जी, कलकत्ता पुलिस जो है अपना काम करने दीजिए। और कलकत्ता पुलिस माधवी अग्रवाल जी, माधवी अग्रवाल जी, क्या वहां पर आपको आवाज उठाने में दिक्कत हो रही है? आपको भी, प्रदर्शनकारी डॉक्टरों को भी, क्योंकि कोलकाता पुलिस का जो रवैया है वो ये लग रहा है कि उधर सीबीआई को जांच गई और कोलकाता पुलिस इधर आप लोगों के पीछे पड़ गई। ना, कलकत्ता पुलिस जांच कर रही है। अच्छा, ठीक है। अब माधवी जी की बारी। माधवी जी, देखिए, लगातार मैं ये शर्मनाक बयान सुन रही थी। मैं देख रही हूँ किस तरीके से इंडी गठबंधन के लोग लगातार राजनीति कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज ये जो आंदोलन है, ये भाजपा का आंदोलन नहीं है, ये आम जनता पब्लिक का आंदोलन है। आप देखिए कि पूरे देश भर में, खास करके बंगाल के अंदर में भी, स्टूडेंट से लेकर डॉक्टर्स सब लोग निकल कर आंदोलन कर रहे हैं और उसमें कोई भी राजनीतिक हस्तक्षेप है ही नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में मुख्य विपक्षीय पार्टी होने के नाते ये जिम्मेदारी बनती है कि इस तरीके के मुद्दे और इस तरीके की जब विभत्स हत्या और अपराध देश बंगाल के अंदर में इतना बढ़ रहा है तो निश्चित रूप से हम भी अपनी आवाज उठाएंगे। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, 3 दिन पहले का इंसिडेंट है कि राज्य की महिला मोर्चा और राष्ट्रीय महिला मोर्चा की टीम आई थी और यहाँ हम एक शांति मार्च, केवल कैंडल मार्च करना चाहते थे। हमें प्रशासन ने कोई भी हमें सपोर्ट नहीं किया, प्रशासन ने मंजूरी नहीं दी और हमें 500 गज के दायरे में चारों तरफ से बैरिकेड्स लगा के रास्ते के बीच में रोक दिया था और रोक कर हम वहीं पर प्रोटेस्ट करते रहे, वहीं पर हम चिल्लाते रहे, वहीं पर हम नारे लगाते रहे, लेकिन हमें चलने नहीं दिया। एक मतलब जरा सा भी हमें पैर बढ़ाने नहीं दिया। ये हालत है यहाँ की प्रशासन की। और वही पुलिस के सामने आधी रात को 7,000 के लोग आ जाते हैं और अस्पताल जहाँ मरीज भर्ती हैं वहां पर तोड़फोड़ करते हैं, वहां पर जहाँ पे अपराध स्थल है वहां पर जाकर तोड़फोड़ करने की बात करते हैं। ये पुलिस कौन सा काम कर रही है, आप मुझे बताइए। ये सभी लोग देख रहे हैं, ये सभी लोग देख रहे हैं कि किस तरीके के बयान इनके इंडी गठबंधन भाजपा तो ये आंदोलन है ही नहीं। ये आंदोलन जनता, अगर आप लोग इसका गला घोटने की कोशिश करें। बिल्कुल ठीक है। अनंत विजय सर, हाँ राजीव जी काउंटर। राजीव, सोचना होगा कि उत्तराखंड में जो है महिलाओं के साथ में बस में जो है सामूहिक बलात्कार हुआ। अच्छा, ठीक है। वो उस तरह के मामले फिर जो है एक दूसरे का उठाने लगेंगे, बहुत सारे मामले आ जाएंगे। अभी हमें कोलकाता रेप मर्डर वाले मामले पर जो कुछ चल रहा है, आप देख रहे हैं ना किस तरह पूरे देश में डॉक्टरों में रोष है। ठीक है, लौटता हूं। अनंत विजय सर, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, स्वतः संज्ञान, इस पर मैं खास फोकस दे रहा हूं। जरूर इस केस में सुप्रीम कोर्ट को बहुत कुछ दिखा होगा, तभी ये स्वतः संज्ञान लिया गया कोर्ट के द्वारा। लाल जी देखिए, बहुत कायदे से टीएमसी के लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने फांसी की मांग की। मतलब फांसी कितने दिनों में वो चाह रही थी? फांसी चाह रही है वो 3 दिनों के अंदर। उनकी पार्टी की जो डिप्टी लीडर है राज्यसभा में, उन्होंने उनका बयान जारी करके कहा कि रविवार तक उसको फांसी पर लटका देना चाहिए। क्या भारतीय न्याय व्यवस्था में ये संभव है? आज जब सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया तो वो एक एक्स पर एक थ्रेड पोस्ट किया है उन्होंने, उसमें बहुत सारे सवालों के उत्तर देने का प्रयास किया है। मैं कहता हूं कि अगर टीएमसी के लोगों में संजीदगी है और गंभीरता से इस जांच में सहयोग करना चाहते हैं तो ये सारे सबूत उनको सीबीआई को देने चाहिए। आप पब्लिक में क्या परसेप्शन बनाने का प्रयास करते हैं? आपके परसेप्शन को तो कल उस बिटिया के माता पिता दोनों ने पंचर कर दिया जब उन्होंने बताया कि पहले उसको बीमार होने की बात बताई गई, फिर जब उन्होंने पलट के फोन किया तो उसने कहा आत्महत्या कर लिया, और जब वहां बिल्कुल कई सारे सवाल जो पीड़िता हैं उनके माता पिता की तरफ से भी पूछे जा रहे हैं। और कम से कम राजीव जी, ये उनकी तो राजनीति नहीं, आप बीजेपी को कहिए कि बीजेपी राजनीति कर रही है, लेकिन उनको आप नहीं कह सकते राजनीति कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों को नहीं कह सकते राजनीति कर रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, समय की कमी है। राजीव जी जुड़ने के लिए, माधवी जी जुड़ने के लिए, अनंत सर जुड़ने के लिए और प्रसन्नजीत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हम लगातार इस मामले को लेकर आगे भी बात करते रहेंगे जब तक कि न्याय मिल नहीं जाता और जब तक न्याय हो नहीं जाता। बहरहाल बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ, और जो अगली खबर है हमारी वो है
कि सीएए को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। तो अमित शाह ने सीएए को लेकर क्या कुछ खास कहा है वो हम आपको दिखाते हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए के कार्यक्रम में खासतौर पर कुछ बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने 188 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र दिए और इस मौके पर उन्होंने कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा सीएए किसी की नागरिकता लेने का नहीं बल्कि नागरिकता देने का कानून है। पड़ोसी देशों में प्रताड़ित अल्पसंख्यकों के साथ पूर्व में भारत में भी न्याय नहीं हुआ। पीएम मोदी ने मानवीय आधार पर सीएए कानून बनाने का फैसला किया। शरणार्थी अब भारत माता के परिवार में शामिल हो गए हैं। शरणार्थी अब सम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर पाएंगे। गृह मंत्री ने यह बात कही। सीएए लाखों लोगों को न्याय और अधिकार देने के लिए है। कांग्रेस और इसके सहयोगियों की तुष्टीकरण की राजनीति रही जिसकी वजह से इसे लागू नहीं किया गया था। पड़ोसी देशों में धार्मिक उत्पीड़न के शिकार शरणार्थियों को न्याय नहीं मिला। सीएए को लेकर खासतौर पर मुस्लिम समुदाय को भड़काया गया। इंडी गठबंधन ने सीएए को लेकर शरणार्थियों को भी गुमराह किया। बांग्लादेश में शेख हसीना की सत्ता से बाहर जाने के बाद हिंदुओं पर हमले बढ़े हैं, तो इस लिहाज से भी सीएए की प्रासंगिकता बढ़ गई है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीएए किसी की नागरिकता लेने का नहीं बल्कि ये तो नागरिकता देने का कानून है। सीएए सिर्फ देश के लाखों लोगों को, देश में बस रहे लाखों लोगों को नागरिकता देने का कार्यक्रम नहीं है। सीएए देश में बस रहे लाखों शरणार्थियों को न्याय देने का और अधिकार देने का कार्यक्रम। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि कांग्रेस और इसके सहयोगियों ने सीएए को लेकर हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की। इससे बड़ा दुर्भाग्य और विडंबना क्या हो सकती है? इतने सालों तक इस तुष्टीकरण की नीति के कारण ये नहीं हो पाया था। नरेंद्र मोदी जी ने 19 में कानून लाने का फैसला दिया और मुझे संसद में वो कानून को पारित करने के लिए रखने का सौभाग्य। तो खासतौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मौके पर कई बड़ी बातें कही। अमित शाह ने जो बातें कही सीएए को लेकर, उन पर पहले भी चर्चा होती रही हैं, लेकिन एक बार फिर से उन्होंने ये बात दोहराई। और जैसा कि हम जानते हैं कि पड़ोसी देश बांग्लादेश में जिस तरह के हालात बने हैं, उस हालात में सीएए की प्रासंगिकता, उसकी ज़रूरत एक बार और लग रहा है ऐसा कि इसकी ज़रूरत है, इसकी प्रासंगिकता और अधिक बढ़ गई है। तो लगातार सीएए को लेकर इस तरह की बातें जो विरोधी दल हैं वो उसके खिलाफ अभियान चलाते रहे हैं, वो खास तौर पर एक समुदाय को भड़काने का काम करते रहे। शैलेंद्र मिश्र हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस खबर पर। शैलेंद्र, जिस तरह से कि केंद्रीय गृह मंत्री ने एक बार फिर से ये बात कही कि हमेशा से इस पर तुष्टीकरण की गई, एक जरूरी कानून को लागू नहीं किया गया, आज बांग्लादेश में जो हालात हैं उससे कम से कम अक्ल आएगी, लोगों को समझ में आएगी कि सीएए कितना जरूरी और कितना प्रासंगिक है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात कल गृह मंत्री अमित शाह ने कही जब सीएए के तहत उन लोगों को नागरिकता भारत की प्रदान की जा रही थी जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित होकर, जो 6 अल्पसंख्यक है हमारे पड़ोसी देश में, वो भारत पहले से 2014 से पहले आए हुए थे। और लालचंद्र, यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि जब सीएए का कानून बना था, यानी संसद में विधेयक पारित हुआ था, तब जिस तरह से कुछ लोगों ने विरोध करके भ्रम फैलाने की कोशिश की थी, तब भी स्पष्ट तौर पर गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के अंदर ये कहा था कि देखिए, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, वहां पर धार्मिक रूप से जो अल्पसंख्यक हैं, 6 अल्पसंख्यक, इसमें सिख, जैन, पारसी, हिंदू जैसे 6 अल्पसंख्यक आते हैं, वो धार्मिक प्रताड़ना सहकर भारत आए हुए हैं और उनको नागरिकता दी जा रही है। इसमें किसी की नागरिकता लेने से जुड़ा कोई मामला नहीं है, क्योंकि उस तरह का एक भ्रम फैलाने की कोशिश की गई थी। और अब जब बांग्लादेश में जो कुछ हुआ कुछ दिन पहले, और हमने तस्वीरें देखी कि तमाम धार्मिक रूप से प्रताड़ित वहां के जो अल्पसंख्यक हैं वो ये एक तरह से देखें तो उनमें से कुछ भारत की तरफ आना चाह रहे थे।
तो इससे ये पता चलता है कि कितना इस जरूरत थी इस कानून की। जो लाखों लोग धार्मिक तौर पर पाकिस्तान में या फिर बांग्लादेश में पहले प्रताड़ित होते रहे हैं, उनमें से बहुत सारे लोग भारत में रह रहे थे और उनको नागरिकता नहीं मिली हुई थी। कितनी उन्हें दिक्कत सहनी पड़ रही थी। तो आखिर उनको फिर जगह कहाँ होगी जब पड़ोसी देश में एक तरह से देखे जगह नहीं मिलेगी और यहाँ पहले से ही रह रहे थे इतने वर्षों से। तो कितनी जरूरत थी इस कानून की, ये बात अब और रेखांकित हुई है। बांग्लादेश में जब धार्मिक अल्पसंख्यक यानी हिंदुओं की प्रताड़ना की तस्वीरें हमने देखा है कि ये मीडिया के जरिए खूब देखने को मिली है। शुक्रिया शैलेंद्र इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र बता रहे थे कि सीए को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी बातें कही हैं। और अब रुख करते हैं हम एक और बड़ी खबर का, और ये बड़ी खबर है दक्षिणी राज्य कर्नाटक से, जहां मोडा जमीन आवंटन घोटाले में बुरी तरह से फंसे हुए सिद्धारमैया। मोडा जमीन आवंटन घोटाला मामले में और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया मोडा जमीन घोटाले में फंसे हुए हैं। तो राज्यपाल के आदेश के खिलाफ सिद्धारमैया ने कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख किया है। दरअसल राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी। गुरुवार को सिद्धारमैया सरकार की मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। इस बैठक में राज्यपाल को कारण बताओ नोटिस वापस लेने की सलाह दे दी गई। मंत्रिपरिषद ने बहुमत से चुनी गई सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करार दे दिया। तो कांग्रेस इस बीच विरोध कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि भ्रष्टाचार के मामले में तो सिद्धारमैया साफ तौर पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो कांग्रेस क्या राज्यपाल पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, और क्या यह कोशिश और कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन कर्नाटक सरकार जो है उसको जो रुख लेना चाहिए उससे अलग रुख ले रही है कर्नाटक की कांग्रेस सरकार राज्यपाल पर आरोप लगा करके? तो भाजपा नेताओं ने मोडा जमीन घोटाले में कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार और खासतौर पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और उनके इस्तीफे की मांग की। अलग अलग मांग नहीं है। भ्रष्टाचार का आरोप सीएम के ऊपर है। मोडा स्कैम हुआ है, सबको भी मालूम है। उन्हें 2011 में क्या कहा, कब बीजेपी का सीएम रहे येडियुरप्पा, उस समय विरोधी नेता रहे सिद्धरामैया जी, उस समय उन्हें क्या कहा उसको याद करने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। कानून सभी को बराबर होता है ना। येडियुरप्पा जी के एक तरफ से कानून है, सिद्धरामैया जी के दूसरे तरफ से, ऐसा है क्या? नहीं है। इसके लिए हम याद करने के लिए सिद्धरामैया जी आप उस दिन क्या कहा है उसको हम याद करेंगे। कोर्ट जाने का स्वतंत्र है, बट राज्यपाल के खिलाफ हंगामा करने का मौका वो स्वतंत्र नहीं है। Siddaramaiah has been branded as a corrupt chief minister of Karnataka state, and he is so adamant that he is not going to resign, in spite of giving sanctions by the honorable governor. He is instigating Congress workers to go to Dharna. It is unwarranted, against constitutional. We are all here to demand the resignation of the Chief Minister Siddaramaiah on the advice or order given by the governor by having given the sanction to prosecute him. हम आग्रह करेंगे, डिमांड करेंगे, जल्द से जल्द हमारा स्टेट का मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ये नैतिकता का प्रश्न है, मोरालिटी का प्रश्न है और कॉन्स्टिट्यूशन का लीगल मैटर है। जब येडियुरप्पा इस्तीफा दे दिया उस समय वो स्वागत किए थे। सेम हम इसी संदर्भ में हम डिमांड करेंगे, जल्द से जल्द इस्तीफा देना चाहिए। तो क्या कुछ बेंगलुरु में चल रहा है? हमारे संवाददाता जयंती फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या कुछ दोनों तरफ से चल रहा है। जयंती, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी तो मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, लेकिन कांग्रेस ने लगता है एक अलग काउंटर स्ट्रेटजी अपना ली है कि वो राज्यपाल के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और इस मामले में वो कहीं ना कहीं
उल्टा पलटवार करने की कोशिश कर रही है क्या? नहीं, अब मैसूर में आज डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर एच.सी. महादेवप्पा का बहुत प्रोटेस्ट किया है, वो राज्यपाल का विरुद्ध प्रोटेस्ट किया है। इसलिए 2011 में वो सरकार था, येडियुरप्पा का सरकार था, तब 50-50 अनुपात से सीएम का बीवी को सही दिया है। हमारा सरकार नहीं था, वो बीजेपी वाला गलत किया है। बीजेपी वाला गलत करके हमारा ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तब आरोप तब येडियुरप्पा गवर्नमेंट का गलत काम किया है, इसलिए हमारा सीएम इस्तीफा नहीं देगा। इसलिए उसका साथ हमारा कर्नाटक का 136 एमएलए उसके साथ है, एमपी उसका साथ है, राज्यसभा पीपल्स उसका साथ है, इसलिए हमें इस्तीफा नहीं देगा। गलत बीजेपी वाला किया है, उसका गवर्नमेंट में गलत किया, हमारा गवर्नमेंट में गलत नहीं किया। सिद्धरामैया किसी को भी सिफारिश नहीं किया, मेरा बीवी को साइट देने के दिए बोलकर सिफारिश नहीं किया, उसका आरोप बोला, बीजेपी का विरुद्ध आरोप कर रहा है। शुक्रिया, शुक्रिया जयंती। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस आरोप को नकारने की कोशिश कर रही है, लेकिन लग तो यही रहा है कि सीएम सिद्धरामैया इस मामले में फंस रहे हैं और राज्यपाल ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति भी दी हुई है। तो अब कांग्रेस कहीं ना कहीं एक काउंटर स्ट्रेटजी लेकर के प्रदर्शन कर रही है और हाईकोर्ट भी पहुंच गए सिद्धरामैया। फिलहाल आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।